हेलो एवरीवन, होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज जो है हम लोग पिछले जो हमारा प्लेलिस्ट था जिसके अंदर हमने 7 वीडियोस बनाई थी, उसमें हम लोगों ने कंक्रीट टेक्नोलॉजी की थ्योरी को डिस्कस किया था और उसके जो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया हुआ था। वो इसलिए हमने किया हुआ था कि हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट कर लें तो थोड़ा सा स्पीड में हम उनको सोल्व कर लें, इसलिए हम लोगों ने पहले थ्योरी डिस्कस की थी। तो जो लोग ये डायरेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आए हुए हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो पहले प्लेलिस्ट बना हुआ है कंक्रीट टेक्नोलॉजी थ्योरी के नाम से, तो उसमें 7 वीडियोस हैं, वो पहले एक दफ़ा सुन लें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाएं तो काफ़ी इजी रहेगा समझने में भी, और राइट ऑप्शन जो हम चूज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं उसको भी समझने के लिए। तो ये होगा कि हम प्रीवियसली ये करते थे कि हर वीडियो में 15 क्वेश्चंस कवर कर लेते थे, तो अभी हम लोगों ने थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, तो हम लोग जो है कोशिश कर लेंगे कि इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस कवर कर लें, ईच वीडियो में 30 क्वेश्चंस कवर कर लें, क्योंकि हम थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये बुक जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है, कि सभी तक जो वीडियोस रेगुलरली सुन रहे हैं उनको पता होगा कि हमने आर ओगर, सिविल इंजीनियरिंग बाय आर ओगर, उनकी जो बुक है उसको सेलेक्ट किया हुआ। उसमें चैप्टर 12 के अंदर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कंक्रीट टेक्नोलॉजी की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन। अब कंक्रीट की जो क्वालिटी है और स्ट्रेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ऑब्वियसली वो आपकी ग्रेडिंग पे डिपेंड करता है। ग्रेडिंग मीन्स आपकी कंक्रीट के एग्रीगेट की जो डिफरेंट साइजेज हैं, आइदर आपकी साइज बड़ा है छोटा है, वो उस पर डिपेंड करता है आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ और क्या कहते हैं उसकी क्वालिटी भी। सो हमेशा आपकी कंक्रीट जो है वेल ग्रेडेड होनी चाहिए। गुड क्वालिटी कंक्रीट अचीव करने के लिए आपकी ग्रेडिंग वेल ग्रेडेड होनी चाहिए एग्रीगेट्स की। सो ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन बी, सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट, आपके एग्रीगेट के सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ज़्यादा है कम है, और एग्रीगेट्स के शेप पे भी डिपेंड करता है। इधर राउंड है, राउंड ज़्यादा प्रेफर किया जाता है गुड क्वालिटी कंक्रीट के लिए। एलोंगेटेड आपकी होती हैं, फ्लेकी एग्रीगेट्स होती हैं, बहुत सारी एग्रीगेट की शेप होती हैं, तो वो भी डिपेंड करता है। सिर्फ इधर डिपेंडेंस पूछ रहे हैं कि ये डिपेंड करती है नहीं करती, और आपका सरफेस टेक्सचर भी आपका एग्रीगेट का मैटर करता है। इधर वो स्मूथ है या फिर रफ टेक्सचर है आपके एग्रीगेट का। अगर आपका स्मूथ है तो उसमें ये होती है कि लेस बॉन्डिंग होती है आपकी एग्रीगेट्स के बीच में ना, और रफ टेक्सचर हो तो हाई बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है। ठीक हो गया, तो ये सारे ऑप्शंस ठीक हैं, तो ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि टू हाइड्रेट 500 kg सीमेंट फुली, 500 kg सीमेंट गिवन है, इसको फुली हाइड्रेट करने के लिए वाटर, पानी कितना चाहिए होगा? तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है आपके एक फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल आपको सीमेंट गिवन है 500 kg या 600 kg, जितना भी सीमेंट गिवन है उसको हम लोग 0.38 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर आपकी वाटर की क्वांटिटी आती है कि कितनी वाटर नीडेड है। ठीक हो गया, इसको हम 0.38 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वाटर की क्वांटिटी आती है, रिक्वायर्ड वाटर क्वांटिटी। बट जब इसको हम 3.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से कोई नहीं आ रहा। ठीक हो गया, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप लोग अगर चाह रहे हो एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर करना है, अगर इसी बुक से क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप 130 kg को याद रखें। नहीं, अगर प्रॉपर उसका स्पेसिफिक रीजन के हिसाब से करना चाह रहे हैं तो आप 500 kg को 0.38 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड वाटर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है कि द लोअर वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट इंट्रोड्यूसेस, अगर आपके कंक्रीट के अंदर वाटर सीमेंट रेशियो अगर कम है, लो है, तो उससे क्या होगा? इसमें देखना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से गलत हैं। स्मॉलर क्रीप एंड श्रिंकेज, क्रीप और श्रिंकेज आपके कंक्रीट के अंदर स्मॉलर कम रहेगा अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो कम रखेंगे। कह रहा है ग्रेटर डेंसिटी होगी और स्मॉलर परमिएबिलिटी होगी, इम्प्रूव फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, ग्रेटर वेयर रेजिस्टेंस एंड इम्प्रूव बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इनमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको हमने थ्योरी में डिस्कस भी किया हुआ है। मैं शॉर्ट आपको बताता भी चलूँ कि क्रीप की डेफिनेशन जो हम करते हैं वो ये होता है कि अंडर सस्टेन्ड लोडिंग
अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर सस्टेन्ड लोडिंग है आपकी किसी चीज़ के ऊपर, तो द जेल absorbed water or the water held in the gel pores and capillary pores flows and readjusts themselves. This behavior is called creep. ठीक हो गया। तो ये आपका जो है लो रहता है हमेशा। ठीक हो गया। वाटर सीमेंट रेशियो कम रखेंगे तो आपका ये कम रहेगा। जैसे इसमें डेफिनेशन में भी पता चल रहा है कि आपका वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा तो क्रीप भी कम होगा, श्रिंकेज भी कम होगा। तो ऑप्शन ए राइट है। देन बी, श्रिंकेज का डेफिनेशन भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ थ्योरी में, जिसका सिंपल मैं आपको बताता चलूँ कि श्रिंकेज होता है चेंज इन वॉल्यूम फैक्टर्स अफेक्टिंग श्रिंकेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेशियो ऑफ द एटमॉस्फेयर या फिर वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक हो गया। तो ये नाम से भी पता चल जाता है श्रिंकेज। तो इनको एक्चुअली हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ, तो यहाँ पे ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसीलिए मैंने थ्योरी पहले डिस्कस की हुई है। तो फ्रोस्ट रेजिस्टेंस, फ्रोस्ट उसको कहते हैं ऐसे ही कंडीशन जहाँ पे आपकी टेम्परेचर बहुत लो हो, जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज होती हैं जहाँ पे टेम्परेचर आपका बिलो ज़ीरो हो जाता है, तो उस तरह की कंडीशन में आप अगर आपका कंक्रीट जो है आप चाह रहे हैं कि वो उस तरह की कंडीशन को रेजिस्ट करें जहाँ पे आपका टेम्परेचर जीरो से नीचे जा रहा है, तो उस वक्त आप हमेशा वाटर सीमेंट रेशियो को कम रखेंगे। ठीक हो गया। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। लोअर वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट वी विल if the water cement ratio in concrete is low, that means that will improve the frost resistance. So next is आपका जो है क्या कहते हैं, propagation of micro cracks with time due to shrinkage will increase the permeability. permeability के जैसे जिक्र कर रहा है, permeability में ये होता है कि माइक्रो क्रैक्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी इंक्रीज हो जाती हैं ड्यू टू श्रिंकेज, जिसकी वजह से आपका परमेबिलिटी आपका जो है इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे स्मॉलर परमेबिलिटी नहीं होना चाहिए आपका, मतलब ये है कि यहाँ पे मेरे हिसाब से परमेबिलिटी बढ़नी चाहिए लोअर वाटर सीमेंट रेशियो में। बाकी स्टेटमेंट्स तो खैर राइट हैं। आप इस तरह का कोई क्वेश्चन आए जिसमें दो ऑप्शंस आपके राइट हो रहे हैं और नीचे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन भी दिया हुआ, तो आप हमेशा ऑल ऑफ द अबव ही चूज कर लेंगे। ठीक है। इसके अलावा लोअर सीमेंट रेशियो आप रखते हैं तो उससे आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4, इसमें कह रहा है कंक्रीट हैविंग स्लम्प 6.5 सेंटीमीटर या फिर 65 mm, उसको हम कौन से टाइप का कंक्रीट कहते हैं अगर स्लम्प इतना हो। तो इसके लिए एक टेबल है, लेट मी शेयर दैट टेबल। ये टेबल जैसे है, सॉरी दिस वन, नो आई थिंक मैंने वो कहीं मिसप्लेस कर दिया। एक टेबल है, आप गूगल में सर्च कर लें तो उसके अंदर आपको सारी वैल्यूज गिवन है कि मतलब आपका स्लम्प कितना हो तो आपकी कौन सी टाइप की कंक्रीट होती है। तो इससे अंदाजा भी हो रहा है कि स्लम्प काफी ज्यादा है, 65 mm ज्यादा है, तो ज्यादा आपका स्लम्प होगा तो दैट मीन्स दैट कि आपका कंक्रीट प्लास्टिक होगा। ठीक हो गया, जो सेट नहीं हुआ होता है। तो इसमें जो है प्लास्टिक ऑप्शन राइट ऑप्शन है। वो टेबल भी आप गूगल पे सर्च करके निकाल लें तो उसके अंदर सारी वैल्यूज गिवन है कि ड्राई के लिए स्लम्प की लिमिट क्या है, अर्थ मॉइस्ट कंक्रीट के लिए स्लम्प की लिमिट क्या होगी, सेमी प्लास्टिक के लिए क्या होगी और प्लास्टिक के लिए क्या होगी। तो ये 65 mm जो है प्लास्टिक रेंज के अंदर आ रहा होता है, तो हम प्लास्टिक को चूज करेंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कंक्रीट इज unsuitable for compaction by a vibrator if it is, अगेन इसके भी एक टेबल आपको गूगल पे मिल जाएगा जिसके अंदर सारे आपको गिवन है कि किस टाइप की हम कंपेक्शन करते हैं और कौन सी कंक्रीट के लिए करते हैं। तो इसमें यह एक वाइब्रेटर जो है हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिक, आपका कंक्रीट अगर प्लास्टिक स्टेट में या फ्लूइड स्टेट में है तो उस वक्त हम लोग वाइब्रेटर यूज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग वाइब्रेटर किसी भी टाइप की कंक्रीट के लिए यूज कर सकते हैं। सिर्फ वाइब्रेटर का लिमिटेशन ये है कि हम वाइब्रेटर जब आपकी कंक्रीट प्लास्टिक स्टेट में या फ्लूइड स्टेट में होती है तो हम यूज नहीं कर सकते। तो इधर फ्लूइड का ऑप्शन गिवन नहीं है तो हम लोग प्लास्टिक गिवन है इसको चूज कर लेंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। So vibrator is not suitable for compaction of concrete when the concrete is in its plastic state.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, द इंट्रेंड एयर इन कंक्रीट। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, कंक्रीट की जो फैक्टर्स वर्केबिलिटी पे जो अफेक्ट करती हैं, फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स, उस वाले टॉपिक में जो थ्योरी के हमने वीडियोस बनाए उसमें डिस्कस किया, वह सारे फैक्टर्स को डिस्कस किया। उनमें से एक फैक्टर आपका एयर इंट्रेंड फैक्टर भी है जो आपकी कंक्रीट की वर्केबिलिटी पे अफेक्ट करता है। तो एयर इंट्रेंड विल अफेक्ट डायरेक्टली द फॉलोइंग मेंशन्ड प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। जो मैं अभी आपको तीन बताऊंगा, आपकी कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डायरेक्टली आपका इफेक्ट करता है एयर इंट्रेंड इन कंक्रीट, इंट्रेंड एयर। सो इंट्रेंड एयर अगर आपकी कंक्रीट के अंदर हो, एयर के पोर्स अगर आपने एयर इंट्रेंड किया हुआ कंक्रीट के अंदर, तो उससे आपका ये होगा कि रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग आपका इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने ऊपर जिक्र किया हुआ था फ्रोस्ट रेजिस्टेंस, वो आपका इंक्रीज हो जाता है अगर आप एयर को इंट्रेंड करते हैं कंक्रीट के अंदर। उसके अलावा आपकी वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करता है। एंड देन इसका नुकसान ये है कि आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ इससे डिक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया, स्ट्रेंथ इसलिए डिक्रीज हो जाता है क्योंकि एयर को जब आप कंक्रीट के अंदर इंट्रेंड कर देते हो तो उसके अंदर एयर की जाहिर सी बात स्पेसिस बन जाएंगी, स्पेसिस बन जाएंगी तो आपकी कंक्रीट की डेंसिटी कम हो जाती है। जब डेंसिटी आपकी कंक्रीट की कम होती है तो आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। तो इधर जो ऑप्शंस गिवन है उनके हिसाब से जब आप एयर इंट्रेंड करेंगे कंक्रीट के अंदर तो वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, इंप्रूव हो जाती है। तो ऑप्शन ए ठीक है, डिक्रीज वर्केबिलिटी, ये गलत है, बी गलत है, ए इज राइट। देन डिक्रीज रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, इंक्रीज हो जाती है। जैसे कहा कि फ्रीजिंग वगैरह हो या फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस उसकी इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज नहीं होती एयर इंट्रेंड करने से। तो ऑप्शन सी भी गलत है, इंक्रीज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इसका डिक्रीज हो जाता है, तो ये भी गलत है। नाइदर अफेक्ट्स द वर्केबिलिटी नो स्ट्रेंथ, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इज ओनली राइट ऑप्शन, रिमेनिंग ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, सो वी विल चूज ऑप्शन ए एज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द इंक्रीज्ड कोहेसिवनेस ऑफ कंक्रीट मेक्स इट, कोहेसिवनेस कहते हैं कंक्रीट के अंदर जो एग्रीगेट्स हैं उनको एक दूसरे के अंदर कोहिजन, अट्रैक्ट करना, तो वो अगर इंक्रीज हो जाए तो उससे क्या होता है, लेस लायबल टू सेग्रीगेशन, मोर लायबल to segregation, more liable to bleeding, more liable to surface scaling in frosty weather। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है मोर लायबल टू सेग्रीगेशन, इससे आपकी सेग्रीगेशन ज्यादा हो सकती है। ठीक हो गया, सेग्रीगेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, ब्लीडिंग की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, वो आप एक दफा डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो उससे आपका अंदाजा हो जाएगा कि कोहेसिवनेस कंक्रीट के अंदर इंक्रीज होगी तो उससे आपका सेग्रीगेशन ज्यादा हो जाता है। सेग्रीगेशन का डेफिनेशन हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि सेपरेशन ऑफ जो आपके कोर्स एग्रीगेट्स हैं या फाइन एग्रीगेट्स हैं वो आपकी जो सेपरेट हो जाते हैं कंक्रीट के अंदर से ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। जब आप कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे तो उस दौरान आपके एग्रीगेट्स कोर्स और फाइन सेपरेट हो जाते हैं कंक्रीट से, तो उसको हम सेग्रीगेशन कहते हैं। तो द टेंडेंसी फॉर सेग्रीगेशन कैन बी remedied by correctly proportioning the mix by proper handling, transporting, placing, compacting and finishing. A cohesive mix would reduce the tendency for segregation। ठीक हो गया, अगर आपका कंक्रीट जो है कोहेसिव मिक्स है देन इट वुड रिड्यूस द टेंडेंसी फॉर सेग्रीगेशन। इसी तरह ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन का डिफरेंस भी ये है कि ब्लीडिंग में आपका ये होता है कि आपकी जो है वाटर या फिर कंक्रीट से जो वाटर है वो सेपरेट हो जाती है और आपकी सरफेस के ऊपर आ जाती है। सेग्रीगेशन में आपकी एग्रीगेट्स अलग हो जाती हैं, ब्लीडिंग में आपका वाटर सेपरेट हो जाता है। सो इसमें जो राइट ऑप्शन जो आपका होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर कास्टिंग एन ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट, जब ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट की हम कास्टिंग करते हैं तो उसके बाद जब वो ड्राई हो जाता है तो ड्राई होने के बाद क्या होता है, जाहिर सी बात है ड्राई होगा तो उसके अंदर हाइड्रेशन का जो केमिकल रिएक्शन है वो होगा, हाइड्रेशन होगा तो आपकी पानी कंक्रीट के अंदर से एवापोरेट हो जाएगा। जब वो वेट था उसके अंदर जो पानी था वो ड्राई होने पे एवापोरेट हो जाएगा, तो एवापोरेशन के बाद आपका कंक्रीट श्रिंक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंक्रीट कंटेनिंग, कंक्रीट के अंदर क्या होता है, सिलिशियस एग्रीगेट्स आपकी जो होती हैं हैज हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। आप सिलिशियस एग्रीगेट्स के अंदर आपका सिलिका होता है, राइट, सिलिका होता है तो उसकी आपकी हमेशा एक्सपेंशन की कोफिशिएंट हाई होती है।
और आपका जो नेक्स्ट होता है उसमें फिर आगे कम होती जाती है। जैसे इग्नियस एग्रीगेट्स अगर आपकी हैं तो उनके अंदर इंटरमीडिएट होता है। लाइमस्टोन जैसे आपके में ये क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक हैं, तो उनकी लोवेस्ट होती है। तो सारे स्टेटमेंट्स जो हैं राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोड्यूस impermeable concrete आई थिंक इधर होगा टू प्रोड्यूस impermeable concrete। अगर हम impermeable concrete प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे? थॉरली मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड, एब्सोल्युटली राइट। जाहिर सी बात है आपको कंक्रीट को थॉरली मिक्स करना पड़ेगा, प्रॉपर कंपेक्शन करनी पड़ेगी और प्रॉपर क्यूरिंग करेंगे तो तब आपको इम्परमेबल कंक्रीट मिल जाएगा। इम्परमेबल कंक्रीट उसको कहते हैं जो वाटर को अलाउ नहीं करता अपने अंदर, ठीक हो गया। तो उसके अलावा प्रॉपरली ग्रेडेड भी करेंगे और नॉन पोरस एग्रीगेट्स आर रिक्वायर्ड। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेग्रीगेशन 11 और 12 सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग से रिलेटेड है। जैसे हम लोग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स, अगर कोर्स एग्रीगेट सेपरेट हो रहे हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कंक्रीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसको हम सेग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक हो गया। तो ऑप्शन सी। और ब्लीडिंग में क्या होता है, वाटर या फिर वाटर सैंड सीमेंट आपका अलग हो जाता है कंक्रीट से, तो उसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 13, कंक्रीट मेनली कंसिस्ट ऑफ, ये हर उस बंदे को पता होगा जिसने कंक्रीट का नाम सुना हुआ है। कंक्रीट के अंदर आपका सीमेंट होता है, एग्रीगेट होता है, एडमिक्सचर्स भी होती हैं और वाटर होता है। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हमने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो पहला है वाटर सीमेंट पेस्ट हार्डन्स ड्यू टू हाइड्रेशन। जाहिर सी बात है हाइड्रेशन होती है, आपका पानी एवापोरेट हो जाता है, तो आपका वाटर और सीमेंट का जो पेस्ट है वो हार्डन हो जाता है, राइट है। ऑप्शन बी, ड्यूरिंग हार्डनिंग सीमेंट, हार्डनिंग का जो प्रोसेस होता है उसके दौरान सीमेंट जो है आपके एग्रीगेट्स को आपस में बाइंड कर देता है, बाइंड टुगेदर। सो राइट, सीमेंट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड वाटर टाइटनेस टू द कंक्रीट, एब्सोल्युटली राइट। सीमेंट का मेन फंक्शन ही यही है। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हम लोगों ने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है। तो पहला है एडमिक्सचर्स एक्सेलरेट हाइड्रेशन। अब इस क्वेश्चन में इशू है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दिखा देता हूँ। अगर आप ये एडमिक्सचर के बारे में जो स्टेटमेंट है इस वेबसाइट पे आप ये देख लें, तो एडमिक्सचर्स आपकी क्या होती हैं? एडमिक्सचर्स आर यूज्ड इन कंक्रीट टू अल्टर इट्स प्रॉपर्टीज इन वेरियस वेज। बहुत सारे वेज होती हैं। सम कॉमन यूजेस इंक्लूड इंप्रूविंग वर्केबिलिटी। एडमिक्सचर्स हम यूज करते हैं वर्केबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्यूअर टाइम को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो एडमिक्सचर यूज करते हैं, एंड इंक्रीजिंग कंक्रीट स्ट्रेंथ। Admixture can also be used for aesthetic reasons such as to change the color of the cement। तो इसके admixture के बहुत सारे functions होती हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट्स गिवन है एडमिक्सचर के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 में, ये लोग यहाँ पे बोल रहे हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये करेक्ट है। एक्सेलरेट हाइड्रेशन, ये इसका फंक्शन है। एडमिक्सचर मेक्स कंक्रीट वाटर प्रूफ, एडमिक्सचर मेक्स कंक्रीट एसिडिक प्रूफ, एडमिक्सचर गिव्स हाई स्ट्रेंथ। तो ये स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट राइट है। इनकरेक्ट चूज करना है, तो इनकरेक्ट इनमें कोई है ही नहीं, तो हम नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर। बट बुक के की के अंदर जो ऑप्शन आपको गिवन है वो ऑप्शन सी गिवन है, सही है। तो एडमिक्सचर मेक्स कंक्रीट एसिड प्रूफ, ये सारे राइट हैं, नन ऑफ दीज होना चाहिए, ठीक हो गया। तो इसको फिर भी आप देख लें, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ई राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द रॉक विच इज नॉट कैलकेरियस। अब कैलकेरियस रॉक्स वो होते हैं जिनके अंदर कैल्शियम होता है आपका, तो हमने चूज करना है इनमें से जो कैलकेरियस नहीं है, ठीक हो गया। तो इसमें यह है कि जैसे हम लोगों ने एग्जांपल्स बिल्डिंग मटेरियल का, आप अगर आप लोगों ने अपने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल का हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें हमने पढ़ा था कि आपके जो कैलकेरियस रॉक्स होती हैं उनके जो एग्जांपल्स, उसमें आपका लाइमस्टोन आता है, चॉक आ जाता है, मर्ल आ जाता है, MARL। यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया हुआ है MSCL लिखा हुआ है, सी नहीं है यहाँ पे आर है, सही है, मर्ल।
सो इस किंग के अंदर जो है कैल्शियम होता है, मर्ल के अंदर भी आपको कैल्शियम होता है, तो ये कैलकेरियस हो गया। लाइमस्टोन के अंदर भी कैल्शियम होता है, ये भी आपका कैलकेरियस स्टोन है। चॉक के अंदर ऑब्वियसली आपका कैल्शियम होता है, तो ये भी आपका कैलकेरियस स्टोन है। तो ये ऑप्शन डी जो है लेटराइट, इसके अंदर नहीं होता कैल्शियम। ठीक हो गया, आई गेस ये कोई इग्नियस रॉक का आपका टाइप है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर कह रहा है टू ऑब्टेन सीमेंट ड्राई पाउडर लाइम स्टोन्स एंड शेल्स और देयर स्लरी इज बर्न्ड इन रोटरी केलिन एट टेम्परेचर बिटवीन, कौन से टेम्परेचर के अंदर हम लोग बर्न करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, हमें लिमिट्स गिवन है। तो मैक्सिमम हमें पता है कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, राइट। तो कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों ने ऑप्शन ई और डी में कंफ्यूज करने के लिए 1500 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट हमारा 1500 होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ पे 1600 है, तो ई को हम चूज नहीं कर लेंगे, डी 1400 टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर होता है रोटरी केलिंग का, जब हम ड्राई सीमेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट इज दैट ऑफ। अब आपका सीमेंट का जो है, सीमेंट के अंदर जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होती हैं, ये आपका है लाइम जो होता है आपका सबसे ज्यादा होता है 63%, देन सिलिका होता है 22%, देन एल्यूमिनिया एल्यूमिना होता है, देन आयरन ऑक्साइड, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें मैग्नीशियम ऑक्साइड गिवन है, आयरन ऑक्साइड गिवन है, एल्युमिनियम है, लाइम है और सिलिका है। तो इधर पूछ रहे सबसे ज्यादा मैक्सिमम परसेंटेज, तो मैक्सिमम परसेंटेज आपका लाइम का होता है 63%। ठीक हो गया, देन सिलिका होता है 22%, देन एल्यूमिना होता है, देन आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड सबसे कम होता है। तो नेक्स्ट में सबसे मिनिमम को पूछ रहा है, सबसे मिनिमम मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में पूछ रहा है पिक अप द करेक्ट प्रोपोर्शन, अगेन इसी से रिलेटेड है कि करेक्ट हमने चूज करना सबसे ज्यादा, जैसे हमने बोला लाइम होता है, राइट। सबसे ज्यादा जो है आपका लाइम होता है। तो यहाँ पे परसेंटेजेस गिवन है 63 सबसे पहले लिखा हुआ, तो लाइम इन ऑप्शन में देखें तो लाइम ऑप्शन ए में है, लाइम 63%, देन सिलिका 22%, एल्यूमिना 6% एंड देन आयरन ऑक्साइड 3%, फिर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में कह रहा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें जो है आपके सारे स्टेटमेंट्स ही राइट हैं। जैसे आप पहला देख लें, लाइम इज इन एक्सेस, अगर आपका लाइम जैसे इधर बोल रहे 63% होता है, इससे भी ज्यादा एक्सेस अगर आपका लाइम होता है तो उससे क्या होता है, आपका सीमेंट आपका जो है एक्सपेंड हो जाता है और डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अगर इसी तरह ये सारे क्वांटिटीज या इंग्रेडिएंट्स जो सीमेंट के अंदर है उनकी अपनी एक लिमिट है, उससे जब एक्सेस करते हैं तो उसका आपके सीमेंट के ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा होता है। इसी तरह जब लाइम एक्सेस हो जाता है तो उससे आपके सीमेंट एक्सपेंड हो जाता है और डिसइंटीग्रेट हो जाता है, सिलिका एक्सेस कर जाता है तो आपका सीमेंट का सेटिंग टाइम स्लो हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि सीमेंट का सेटिंग टाइम फास्ट हो जाए तो उसमें आपने सिलिका कम डालना होता है। एल्यूमिना जो एक्सेस हो गया तो उससे क्या होता है, आपके सीमेंट की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेस में हो जाए तो इट रिमेन्स इन फ्री स्टेट एंड मेक्स द सीमेंट अनसाउंड, इससे आपका सीमेंट अनसाउंड हो जाता है। ठीक हो गया, तो ये सारे स्टेटमेंट्स राइट हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है सारे इंग्रेडिएंट्स के, ये याद रखना कि अगर ये एक्सेस इनका हो जाए तो क्या हो जाता है। सो ऑप्शन ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इफ्लोरेसेंस इन सीमेंट इज काज्ड ड्यू टू एक्सेस ऑफ। अब जैसे इफ्लोरेसेंस का डेफिनेशन अगर कोई रेगुलरली फॉलो कर रहा है तो उनको पता भी होगा, और उसके अलावा जो है जो सीमेंट या कंक्रीट से रिलेवेंसी रखते हैं या बिल्डिंग मटेरियल से, तो उनको इसका डेफिनेशन पता होगा। फ्लोरेसेंस इन कंक्रीट इज द व्हाइटिश कलर्ड पाउडर, जो जहाँ पे आपने नोटिस किया होगा जहाँ पे कोई डेम्पनेस वगैरह होती है तो वहाँ पे व्हाइट टाइप का पाउडर बन जाता है कंक्रीट के ऊपर, वो कंक्रीट के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक हो गया, वो एक्चुअली होते साल्ट्स होती हैं जो कंक्रीट के सरफेस के ऊपर बन जाती हैं ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द कंक्रीट। So it causes when water soluble salts are present in the concrete material which comes on the surface while evaporation of water from the concrete. तो इसको हम बोलते हैं efflorescence. Efflorescence in cement is caused due to the excess of
अब इसमें से किस चीज़ का ज़्यादा एक्सेस हो तो एफ्लोरेसेंस होता है आपका कंक्रीट के अंदर। तो इसमें जैसे साल्ट्स का जिक्र किया ना मैंने कि एफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन में किया, अंदर कंक्रीट के अंदर साल्ट्स हो तो फिर इवापोरेशन के दौरान वो निकल आती हैं सरफेस पे और आपके कंक्रीट के सरफेस के ऊपर वाइट कलर का लेयर बन जाता है। तो अब इसमें एल्युमिनिया एल्यूमिना है, सिलिका है, आयरन ऑक्साइड है, अल्कलीज। अब अल्कलीज साल्ट्स होती हैं, राइट। तो ये एफ्लोरेसेंस का में जो है प्रोसेस ही साल्ट की वजह होता है। तो अल्कलीज इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें जो है आपका फिर अगेन इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है और इनसे रिलेटेड एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट हो गया, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट हो गया। ये सारे तीन चार इंग्रेडिएंट्स है सीमेंट के, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इनके तीन चार इंग्रेडिएंट्स, इनके हमने फंक्शंस याद रखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे मैं आपको पहले एक दफ़े इनके फंक्शंस दिखा दूं। जैसे और जो ओपीसी होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसके अंदर आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 50% होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट 25% होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 10% होता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट आपका 10% होता है और जिप्सम 5% होता है। तो इनके फंक्शंस आपके क्या हैं? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है आपका हार्डनेस रैपिडली हार्डन्स रैपिडली, जहाँ पे आपने कंक्रीट को रैपिडली हार्डन करना है, सेटिंग टाइम जल्दी अचीव करनी है, तो वहाँ पे आप ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ज़्यादा यूज़ करेंगे। एंड लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग एंड अर्ली स्ट्रेंथ, इसके लिए आप ट्राई कैल्शियम को प्रेफर करेंगे। द इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ दिस कंपाउंड विल काज द अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट टू बी हायर। सेम स्टेटमेंट है। अ बिगर परसेंटेज ऑफ दिस कंपाउंड विल प्रोड्यूस हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब ये हीट ऑफ हाइड्रेशन भी हाई प्रोड्यूस करता है। एंड अकाउंट्स फॉर फास्टर गेन इन स्ट्रेंथ। ठीक हो गया। तो इसके मेन जो दो फंक्शन हैं, रैपिड हार्डनिंग, अर्ली स्ट्रेंथ, ठीक हो गया, और हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब नेक्स्ट है डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम का यह है कि ये हार्ड एंड स्लोली होता है। ट्राई कैल्शियम जल्दी हार्डनेस अचीव करता है, डाई कैल्शियम स्लोली करता है। जहाँ पे आपको स्लो हार्डनेस की जरूरत पड़े वहाँ पे हम डाई कैल्शियम को ज़्यादा यूज़ करेंगे। जहाँ पे हमने जल्दी से हार्डनेस अचीव करनी है, स्ट्रेंथ अचीव करना, वहाँ पे हम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यूज़ करेंगे। इट अफेक्ट्स ऑन द स्ट्रेंथ इंक्रीजेज अकर्स एट द एजेस बियॉन्ड 1 वीक। अब ये काफ़ी टाइम लेने के बाद स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये हार्डनेस इसकी स्लो है, हार्डनिंग प्रोसेस, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है। ये कंट्रीब्यूट करता है टू स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इन द फर्स्ट फ्यू डेज बिकॉज इट इज द फर्स्ट कंपाउंड टू हाइड्रेट। ये सबसे पहले हाइड्रेट होने वाला कंपाउंड आपका, जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट है सीमेंट के अंदर, उसमें सबसे पहले जो हाइड्रेट होता है वो आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ये कंफ्यूजिंग भी हैं, मिक्सअप हो जाती हैं, लेकिन आप लोगों ने इनको याद रखनी है। ठीक हो गया। इट टर्न्स आउट हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन अगेन एंड बट इट रिजल्ट्स इन पुअर सल्फेट रेजिस्टेंस। सल्फेट रेजिस्टेंस इसका पुअर होता है। तो ये फंक्शंस इनको याद रखनी है, इससे रिलेवेंट आगे तीन चार क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 आपका है, इसमें हम लोगों ने इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स रैपिडली, ये हमने पढ़ा जैसे ये, ठीक है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जनरेट्स मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये भी करेक्ट है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट डेवलप्स अर्ली स्ट्रेंथ, ये भी करेक्ट है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हैज मोर रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, सल्फेट अटैक के लिए लेस रेजिस्टेंट होता है। तो ऑप्शन डी इसमें रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन डाई कैल्शियम सिलिकेट से रिलेटेड है। डाई कैल्शियम सिलिकेट की भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो इसमें पहला कह रहा है कि इट हाइड्रेट्स रैपिडली, राइट। इसमें हम लोगों ने करेक्ट चूज करना है। डाई कैल्शियम रैपिडली हाइड्रेट नहीं होता, स्लो हाइड्रेट, स्लोली आपका इसके हाइड्रेशन है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था डाई कैल्शियम का हार्डन स्लोली। ठीक हो गया। तो ऑप्शन ए इसका गलत है क्वेश्चन नंबर 24 का। ऑप्शन बी आपका है जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक हो गया। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका लेस होता है, ये करेक्ट है। हार्डन्स रैपिडली, हार्डन स्लोली, स्लोली हार्डन होता है, तो ये गलत है। प्रोवाइड्स लेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू द कंक्रीट, ये भी रॉन्ग है।
हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लाइक कैल्शियम सिलिकेट हैज लो रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, सल्फेट अटैक, सल्फेट अटैक के लिए हाई रेजिस्टेंट होता है। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन बी सिर्फ राइट है, तो ऑप्शन बी विल बी दी, वी विल चूज ऑप्शन बी एज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से रिलेटेड है। तो इसमें जो है डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, इसमें अगेन हमने राइट ऑप्शन चूज करना है। अब इसमें जो है रिएक्ट फर्स्ट विद वाटर, आई थिंक यहाँ पे इन लोगों ने बोला है क्या, क्या कहते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना, क्योंकि सारे स्टेटमेंट राइट हैं, ऑप्शन बी जो है रॉन्ग है। तो इसमें भी कोई इशू है। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि आप लोगों ने इन 3 या 4 जो इंग्रेडिएंट्स है कंक्रीट के, उनके फंक्शंस याद रखने लाजमी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें अगेन उसी से रिलेटेड है, तो इसमें ये सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें हम लोगों ने इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है क्वेश्चन नंबर 27 में। तो स्टेटमेंट्स आप पढ़ लें तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपका जो है इनकरेक्ट कौन सा है। डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड फाइनेस, एब्सोल्युटली राइट। डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग है सीमेंट की जो होती है उसको हम फाइनेस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट पेस्ट इनटू हार्ड मास इज नोन एज सेटिंग ऑफ कंक्रीट, राइट। The phenomena by virtue of which cement does not allow transmission of sound is known as soundness of the cement। ये गलत है, क्योंकि साउंडनेस का डेफिनेशन अब किसी ने अगर कंक्रीट टेक्नोलॉजी की थ्योरी पीछे जो हमने डिस्कस की है वो सुनी है, या किसी को ऑलरेडी आइडिया है कंक्रीट टेक्नोलॉजी को, उसको तो पता होगा साउंडनेस का डेफिनेशन क्या होता है। साउंडनेस अगर जिनको नहीं पता है उनको मैं बताता चलूँ, साउंडनेस होता है, साउंडनेस ऑफ सीमेंट कैन बी डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी टू रिटेन इट्स वॉल्यूम आफ्टर इट गेट्स हार्डन। मतलब कंक्रीट जो आपका प्लास्टिक स्टेट में होता है, वो जब हार्डन स्टेट में पहुंच जाता है, उस हार्डन तक पहुंचने तक आपका जो कंक्रीट की वॉल्यूम है उसको रिटेन रखने की जो एबिलिटी होती है उसको हम साउंडनेस बोलते हैं। ना कि मतलब आपका सीमेंट कंक्रीट उसके साउंड ट्रांसमिशन को अलाउ नहीं कर रहा है। तो ये एक नॉनसेंस स्टेटमेंट या रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी रॉन्ग है। The next D is the heat generated during chemical reaction of cement with water is known as heat of hydration, absolutely right। So सारे all statements are correct, only statement C is wrong। So we will choose option C because they asked us to choose the incorrect statement। Next question 28, for an ordinary Portland cement आपका जो OPC होता है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है कह रहा है इसमें। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हमेशा आपका जब आप उसको सीव नंबर 9 से पास करते हैं तो उसके वो जो है 10% आपका जो है सस्टेन होना चाहिए सीव के ऊपर, रेजिड्यू उसके रिटेंशन होनी चाहिए सीव नंबर 9 के ऊपर। तो ये राइट ऑप्शन है, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, तो ये राइट है। और इसका साउंडनेस 5 to 10 mm होता है, ये भी राइट है। इनिशियल सेटिंग टाइम इज नॉट लेस देन 30 मिनट्स, ये भी राइट है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 7 days इज 175 kg per centimeter square। इसमें थोड़ा सा 7 days के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है इसमें थोड़ा इशू है, बाकी ऑप्शन सारे राइट हैं ABC। तो इसमें ऑल ऑफ अबव गिवन है तो ऑल ऑफ अबव होना चाहिए, लेकिन की के अंदर आई गेस इन लोगों ने जो है की में भी ऑप्शन ई गिवन है, तो ये सारे स्टेटमेंट्स राइट हैं। तो वी विल चूज ऑप्शन ई एज द राइट आंसर। 29, the higher strength concrete of rapid hardening cement at early stage is due to, हाई स्ट्रेंथ जो होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का अर्ली स्टेज पे किस वजह से होता है। फाइनर ग्राइंडिंग, burning at high temperature, increase lime cement, higher content of ट्राइकैल्शियम। तो इसमें जो है सबसे जो करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है वो फाइन ग्रेडिंग फाइनल ग्राइंडिंग है। आप सीमेंट की फाइन ग्राइंडिंग करते हैं तो रैपिड हार्डनिंग जो सीमेंट है उसकी हाई जो अर्ली स्ट्रेंथ होती है उसको अचीव करने में, हाई स्ट्रेंथ अचीव करने में आपका ये फैक्टर ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन की के अंदर जो आंसर गिवन है वो आपका सी गिवन है, लाइम सीमेंट को इंक्रीज करें। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए राइट है, लेकिन की में सी गिवन है। तो इसको आप क्रॉस चेक कर लें, किसी बुक का रेफरेंस देख लें या इसको गूगल करके देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फाइनल ग्राइंडिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो इज फॉर रोड पेमेंट्स दी सीमेंट जनरली यूज इज, क्योंकि रोड पेमेंट्स में हम यही करते हैं कि हम चाह रहे होते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल हम रोड पेमेंट को कंप्लीट कर लें ताकि हम उसको यूज में ला सकें। ठीक हो गया। तो जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए हम जो सीमेंट यूज़ करते हैं वो आपका होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक हो गया। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। ब्लास्ट फर्नास स्लैग सीमेंट हम लोग डैम्स वगैरह के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो हम आम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनके लिए यूज़ होता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह जैसे बीम्स कॉलम्स वगैरह के लिए। लो हीट सीमेंट भी आपका डैम्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। अब लो हीट सीमेंट और ब्लास्ट फर्नास स्लैग सीमेंट है, इन दोनों में अगर डैम के लिए प्रेफर करें तो हम लो हीट सीमेंट को डैम्स के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ब्लास्ट फर्नास स्लैग सीमेंट भी डैम्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये फिर रिटेनिंग वॉल वगैरह के लिए भी यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, जो थिक वॉल्स वगैरह होती हैं, थिन वॉल्स के लिए यूज़ नहीं होता। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से रोड पेमेंट्स के लिए हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 31 क्वेश्चन नंबर 31 से फिर 60 तक कर लेंगे। सी यू गाइस इन नेक्स्ट